रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बरें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, उनमें दो ख़बरें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हैं। उन ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और एक ख़बर अदालत उज़्मा से मुतल्लिक़ा ऐसी है जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और उस हैपनिंग के नतीजे में एक बहुत बड़ी ख़बर जो कि रूटीन से हटके है वो जनरेट हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये ख़बरें क्या हैं, इनकी तफसीलात तो आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे सियासी ख़बरों से। पहली ख़बर, मरीम नवाज़ का तीर निशाने पे लगा। ना सिर्फ मरीम नवाज़ के तीर ने जाके टारगेट को हिट किया, बल्कि चीखें भी निकलवा दी। इसके साथ साथ दूसरी जो सियासी ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन नियाज़ी साहबा को 5 दिन की मोहलत दे दी गई है। अब ये 5 दिन की मोहलत का क्या मामला है, इसकी तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली ख़बर, जैसे मैंने कहा कि मरीम नवाज़ ने जो सियासी तीर निशाने पे लगाया है, इस ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ आप देख रहे हैं कि जानज़ेब अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। कल इनकी गैर हाज़िरी थी, तो आज इनको वेलकम करते हैं और पहली ख़बर से इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट क्या हुई है। तो जानज़ेब अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो टारगेट अगर कर रहे थे, मुसम्मिक नवाज़ को कर रहे थे। एक जलसा किया उन्होंने, दूसरा जलसा किया, और ख्वाजा आसिफ का काबीना से इस्तीफ़ा भी मांगा गया, बल्कि शहबाज शरीफ से वजाहत मांगी गई कि ख्वाजा आसिफ जो हैं, जिन्होंने कश्मीरियों की तौहीन की है, तज़लील की है, अब तक वो काबीना में मौजूद क्यों हैं, इसकी वजाहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करें। अब उसके बाद जब कल नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आज़ाद कश्मीर में आगाज़ किया, तो मरीम नवाज़ साहबा ने वहाँ पे जो तकरीरें की हैं, बल्कि तकरीर की है, तकरीरें तो अभी उनकी होंगी, जिसमें मरीम नवाज़ ने कहा कि जिनके सूबों के वसाइल में करप्शन है, जो अपने सूबों की सड़कें नहीं बना सकते, वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को वसाइल क्या देंगे, आज़ाद कश्मीर में नई सड़कें क्या बनाएंगे। तो मरीम नवाज़ का ये जो स्टेटमेंट था, इसमें कहीं पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं था, इसमें कहीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम नहीं था। लेकिन मरीम नवाज़ के इस स्टेटमेंट के बाद, इस खिताब के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया है, और बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। अच्छा। वो रिएक्शन ज़रा शेयर करें और थोड़ी सी इन मामलात के ऊपर भी बात करें कि सिर्फ हिट किया जा रहा है नून लीग को, बाकी भी तो सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हैं। इमरान, जब से ये इंतखाबी मुहिम कश्मीर के हवाले से जब शुरू हुई है, तो हमने देखा है कि आगाज़ से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खासा एग्रेसिव उसका रवैया रहा है। उसकी मल्टीपल रीजनिंग है। सबसे पहली वजह जो हम पहले भी रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि इलेक्शन ना हो कश्मीर के अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह सियासी थी, और वो सियासी वजह यह है कि ज़ाहिरी बात है, जो एक एक्शन कमेटी है जिसको कलअदम करार दिया गया, ये फ़ैसला असल में उस वक्त हुआ जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर के अंदर है। तो पीपल्स पार्टी को ये रियलाइजेशन थी कि हमें इसका पॉलिटिकल लॉस होगा, तो इसलिए अगर डिले हो जाता है तो हो सकता है हम जो डैमेज कंट्रोल है ये कर पाएँ। या फिर इसी तरीके से आपने देखा कि इशारों, यही बात तो मरीम नवाज़ साहब ने की कि आप किस पे तनकीद कर रहे हैं। जी, हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी आज़ाद कश्मीर में, वज़ीर आज़म तो पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में था। तो आप बजाय जो शिकायत कर रहे हैं, आप जो अपने हिट कर रहे हैं नून लीग को, भी आपको तो जवाबदेह होना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर शर्जील मेमन साहब का स्टेटमेंट आता है कि फार्म 47 की पैदावार वाली जो हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर में हमदर्दियाँ जो है वो समेटने के लिए निकली हैं। अब जब फार्म 47 का जो ताना दिया गया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को दिया है, क्या पीपल्स पार्टी ये ताना दे सकती है? ये बयानिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इसको पीपल्स पार्टी कैसे इस्तेमाल कर सकती है? पीपल्स पार्टी तो इस निज़ाम से या फार्म 47 से मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल है। इमरान साहब, इसका आसान हल है, और वो हल आपके प्रोग्राम से हम ये बता देते हैं उनको। आपके पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं जो आप इंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो सदर मुमलिकत की है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट की है या दीगर हैं, आप वो सब से इस्तीफ़े दें, आप वो छोड़ें। और अगर आप समझते हैं कि फॉर्म 47 और ये हुकूमत ठीक नहीं है, आप उन्हीं के वोटों के साथ, हाँ, आप नहीं, आप इमरान खान के साथ हाथ मिलाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें शहबाज शरीफ के खिलाफ। हाँ। एक आईनी प्रोसेस है ना जी, बिल्कुल है। आप वहाँ पे चले जाएं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये वही है कि खालिसतन पॉलिटिक्स है।
एक तरफ से इल्ज़ामात, फिर दूसरी तरफ से इल्ज़ामात, तो ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात वाला मामला ही है। और आप ये देखेंगे कि जब ये इलेक्शन ख़त्म होगा तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि हम बात तो ये कर रहे हैं ना कि फॉर्म 47 के ज़रिए जो MNA बने हैं, उन्हीं के वोटों के साथ आपने सदर पाकिस्तान बनवा लिया आसिफ अली ज़रदारी साहब को। पंजाब में भी फिर फॉर्म 47 वाले थे, पंजाब असम्बली वालों ने भी वोट किया, और उन्हीं फार्म 47 वालों से आपने बलूचिस्तान की हुकूमत भी ले ली, उन्हीं फार्म 47 वालों से आपने चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ले लिया, यानी आपने आनी ओहदे ले लिए, और आप फार्म 47 का ताना दे रहे जिनके वोटों के साथ आपने ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे जो हैं अपने पास रखे हैं। अब बात कर लेते हैं नौरीन नियाज़ी साहबा की जी, और मौसम बारिश मौसम को भी डिस्कस हल्की बारिश है। मेरे ख्याल में प्रोग्राम भी हो जाएगा। मौसम तो ज़बरदस्त है, लेकिन पकोड़े नहीं है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट में पकोड़े दस्तयाब नहीं है, जो वो आपको फिर ट्रेल 5 पे जाना पड़ेगा। ये बताएं कि नौरीन नियाज़ी साहबा को कैसे 5 दिन की मोहलत मिल गई? उनके खिलाफ जो मुतनाज़ा स्टेटमेंट देने का जो केस है NCCI का, 5 दिन की मोहलत मिल जाना ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इमरान, पहले उनको नोटिस NCCI की तरफ से दिया गया था और उस पर मुतनाज़ा बयान के हवाले से जी कि आप पेश हों और अपने दिफा में अगर कोई आपने बयान देना है तो आप दें। नौरीन नियाज़ी साहबा पेश नहीं हुई। उसके बाद अब उनको 5 दिन की मोहलत दी गई है और ये कहा गया है कि जनाब आप 27 जुलाई को आ जाएं और आकर अपना बयान जमा करवाएं, आप अपने दिफा में जो कहना चाहती हैं वो कह दें, और अगर आप नहीं कुछ कहती और अगर आप नहीं आती, ये सेकंड नोटिस है, तो ये समझा जाएगा कि आपको अपने दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब ये 5 दिन का वक्त है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि PTI इस बयान को ऑन नहीं कर रही। PTI ये कह रही है कि नौरीन नियाज़ी साहिबा का जो मामला है ये उनकी एक इंडिविजुअल राय है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो अपने बैरिस्टर गौर साहब ने ये तो कहा ना कि किसी के बयान देने से पाकिस्तान का जो दिफा है उस पर कोई जो है वो हर्ज नहीं आता, उससे पाकिस्तान का दिफा जो है वो हिट नहीं होता। ठीक है, वो बात उनकी ठीक है, लेकिन असल में ये वो मामला था जो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में अलीमा साहिबा ने भी कुछ तरह के मुतनाज़ा बयान दिया था। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर उमर अयूब साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हमारा तो सारा जो असलहा है वो हमने यूक्रेन को फ़रोख्त कर दिया, हमारे तो जो टैंक हैं, हमारे पास तो जहाज़ उड़ाने के लिए पेट्रोल नहीं है। तो इस पे फिर जो मोदी सरकार है उनको बयानिया बनाने के लिए बहुत सारा मटीरियल मिला, और फिर इंडियन अखबारात ने, चैनल्स ने इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और बहुत ज़्यादा इस इशू को उठाया। लेकिन नौरीन नियाज़ी साहिबा तो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे पाकिस्तान का दिफा हिट हुआ हो। क्या उनका वो यही बयान मेरे ख्याल में आके वो पेश कर देंगे, या रिटर्न में हो सकता है जमा करवा दें कि जी हमारा ये व्यू है, तो मैंने ये बातें कही हैं। मतलब उससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। एक बात ये भी सोशल मीडिया पे ही सामने आई कि कहा गया जी कि ये कोई बहुत पुराना एक इंटरव्यू 3 माह पहले का था जी, और एक मखसूस क्लिप जो है वही सिर्फ वो किया गया, और नौरीन साहबा ने मना किया था कि इसको अपलोड ना करना। पता नहीं कुछ तरह की बातें भी चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि अगर नौरीन साहिबा ये कह रही हैं कि ये इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो गलत हैं, दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो मार्का हक में पाकिस्तान की अफवाज ने तो बहादुरी और जुर्रत की एक मिसाल कायम की, भारत को जो है वो शिकस्त से दोचार किया। लेकिन नौरीन खानम साहिबा उस कामयाबी को जो है वो झुटला रही थी। वो ये कह रही थी कि ये सारा कंप्रोमाइज़ था, सारा गठजोड़ था, इसराइल को तस्लीम करने का कोई प्लान था। तो हकीकत के साथ तो उनका कोई स्टेटमेंट बनता नहीं, तो कैसे वो तरदीद कर सकते हैं कि इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं? वो शायद ये कह रही हों कि अब ये बहरहाल बयान आएगा, उनका जवाब आएगा, तो देखते हैं कि अपने जवाब में वो क्या कहते हैं। बाकी जो हमारी एयरफोर्स है उसकी कॉम्पिटेंसी को तो पूरी दुनिया ने माना, पहले भी माना था 65 की जंग में भी, बाकी हमारी जितनी भी जंगें हुई हैं, तो अब की बार भी ये जो ये मार्का एयरफोर्स ने तो 6 और 7 को भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया ना। लेकिन अगर हम अपनी मुकम्मल अफवाज की बात करें, मुसल्ला अफवाज मतलब बर्री फ़ौज की, नेवल फ़ौज की, एयरफोर्स की, सारे अलर्ट थे। भारतीय नेवी की ज़रूरत नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की। लेकिन 10 मई को जो पाकिस्तान की बर्री फ़ौज ने जवाब दिया, जो रात को हमला किया गया था भारत की तरफ से, उसके बाद सीज़ फायर के लिए तो फिर मिन्नत समाज भारत ने उसके बाद शुरू की थी। बिल्कुल ऐसा ही ये भी हुआ, और इस पूरे मामले पे जो हमारे मीडिया का किरदार था वो भी बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार था। तो इस पूरी सूरत हाल में बहरहाल इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयानात, तो ज़ाहिर बात है उस पर फिर जो इंडिया है वो इन इश्यूज़ को उछाल रहा है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की खबर जी। सबसे पहले तो जुडिशल कमीशन की बात कर लेते हैं जी। जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी आप हमारे साथ शेयर करें कि कल जो जज लगे हैं लाहौर हाई कोर्ट में 10 लगे हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 लगे हैं, लेकिन एक रूटीन से हट के डेवलपमेंट हुई है।
वो रूटीन से हट के डेवलपमेंट क्या है, और कुछ नाम वापस भी लिए गए हैं। अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दिया है कि जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया उन्हें जज लगा दिया गया है। इस बात का, इस इल्ज़ाम का हकीकत के साथ क्या ताल्लुक़ है? और फिर एक और ख़बर भी है सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़, वो फिर आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब इमरान, इसके जो हमने देखा है जितने भी इजलास हुए हैं, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, या फिर आपका जो लाहौर हाई कोर्ट है, इन तमाम हाई कोर्ट्स में जितनी भी नॉमिनेशंस पे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारी ही जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान की थी। जैसे आलिया नीलम साहिबा के 10 नॉमिनी थे, उन 10 के 10 को जज बनाया गया। सिंध हाई कोर्ट से 3 हुए, जिनमें से 2 चीफ जस्टिस साहब की नॉमिनेशन थी, एक फ़ारूक नाइक साहब की थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 की 3 नॉमिनेशन चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सरफराज डोगर साहब की तीनों नॉमिनेशंस थी। तो एक तो ये डिबेट चलती रही पहले, रिवाइट टूटी है ना? जी, एक डिबेट चल रही थी जी कि जी एग्जेक्टिव के नॉमिनेटेड जो उम्मीदवार हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर तो अब जो चीज़ें फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं उसमें तो जितनी नॉमिनेशंस हैं ये चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ही जो हैं वो हाई हो रही कोर्ट्स हैं। के मुतल्लिक़ हाई चीफ कोर्ट्स के जस्टिस। अब हम कल की अगर आपको बात बताऊं तो जो लाहौर हाई कोर्ट में हमें मालूम ये हुआ है जी कि 7 नाम ऐसे थे जो नॉमिनेशंस वापस ले ली गई थी। उन 7 नामों में असद महमूद अब्बासी साहब का नाम है, इशफाक अहमद खरल का नाम है, इफ्तिखारुल हक खान शेरवानी का नाम है, शान गुल साहब हैं, मलिक काशिफ रफ़ीक रजवाना साहब हैं, मोहम्मद वसीम और दानियाल इजाज़। ये वो 7 नाम हैं जो नॉमिनेशन देने वालों ने ये 7 नाम वापस ले लिए थे। अच्छा, इसमें जैसे अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने वाले जो जज हैं उन्हें अब आला अदलिया का जज लगाया जा रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट के लिए नाम तो नासिर जवेद राना साहब का भी था जी, उनके नाम पे फिर क्या हुआ? इमरान, मुझे ये मालूम हुआ है कि उनके नाम के ऊपर एक कन्फ्यूजन हो गई थी। कन्फ्यूजन हुई कैटेगराइजेशन के ऊपर कि इनका नाम किस कैटेगरी में फॉल करता है, वकला की कैटेगरी में आएगा या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कैटेगरी में। तो ये जजेस कोई की कैटेगरी में आएगा ना? नहीं आएगा, वो तो ठीक है, वो तो हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। लेकिन वहाँ पे जो पेपर वर्क था ना उसके अंदर कहीं पे कुछ चीज़ें थीं, कहीं पे वकील था, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन था। तो तय ये हुआ कि फ़िलहाल इस इशू को हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन हाँ आगे चल के जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नामों के ऊपर गौर होगा तो उस वक्त नासिर जावेद राना साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उनके नाम के ऊपर गौर होगा। तो फ़िलहाल जो है इस मामले को साइड पे रख दिया। लेकिन अगर अलीमा खान साहब की बात को दुरुस्त माने तो फिर अगर नासिर जवेद राना साहब को नवाजना होता तो आपको जैसे पता है, मुझे पता है कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, तो ये कन्फ्यूजन जी, और वो हो भी सकता उसको था, कर सकते हो थे सकता था। जैसे अलीमा खान साहब ने कहा। बल्कि अलीमा खान साहब ने तो कल ये भी कहा कि हुमायूं दिलावर जैसे जो जज हैं उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं? आपको पता ना कि केपी जी बाकायदा कार्रवाई भी की थी। ये वैसे इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ये माइंडसेट रहा है। आपको याद होगा वकार सेठ साहब के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से। तो फिर उसके बाद एक जज साहिबा थी, वो ज़ेबा चौधरी साहिबा बेचारी, उन्होंने एक प्रोसीडिंग की, उसके ऊपर उन्होंने पब्लिक में धमका दिया उनको। तो अगर कोई जज फेवर में फ़ैसला दे तो कहते हैं जी कि इससे अच्छा आज़ाद जज ही कोई नहीं है। लेकिन ये बात भी गलत है। देखिए ना, आमिर फ़ारूक साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सैफर केस में उन्होंने इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को एक्विट किया, बरी कर दिया मरकज़ी अपीलें लगा के। अब वो मरकज़ी अपीलों के ऊपर जो समाअत हुई हाई कोर्ट में वो हलाल थी। अब 190 मिलियन पाउंड केस की मरकज़ी अपीलों पे समाअत हो तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो हलाल नहीं है, हमें एक्सेप्ट नहीं है। इसी तरीके से जो तो एक और केस था नैब का, उसमें भी अपने आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया, उनके ख़िलाफ़ कन्विक्शन का फ़ैसला सस्पेंड किया। और फिर जो तोशा खाना हुमायूं दिलावर वाला जो फ़ैसला था वो भी आमिर फ़ारूक साहब ने सस्पेंड किया, इमरान खान साहब को ज़मानत पे रिहा किया। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जो फ़ैसला इमरान खान के हक़ में दे वो जज तो बहुत अच्छा है। आमिर फ़ारूक साहब ने कई फ़ैसले दिए, 3 तो मैंने आपको गिनवा दिए। इमरान खान साहब के हक़ में दिए, सज़ाएँ ख़त्म की, सस्पेंड की, एक्विटल किया। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा नहीं किया। आज भी उनके ख़िलाफ़ कैंपेन रन करती है PTI के सोशल मीडिया की जो टीम है। लेकिन वो जब ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जब करें PTI वाले तो वो तो यही कहते हैं जी कि डोगर साहब थे तो वो अच्छे जज थे। मतलब वो कहते हैं हमें कम अज़ कम
आमिर फ़ारूक साहब की जब कोर्ट थी तो उस वक्त हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता था। लेकिन डोगर ने तो कोई खिलाफ फैसला अभी तक दिया ही नहीं दिया, लेकिन ये है कि वो इल्ज़ाम इनका पीटीआई का ये है जी कि डिले हो रहा है हमारा मामला। आप सुप्रीम कोर्ट की मिसाल देख लेना, 9 मई के एक केस के हवाले से एक रिलीफ मिला पीटीआई को, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो हमें ताज़ा हवा का झोंका मिला है और हमें बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट से। जबकि ये वही चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जो 26वीं तरमीम के तहत बने, तो 26वीं तरमीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और कहा जी हम इंड से इंड बजा देंगे। जो उनके वकील हैं साहब को एक्सेप्ट नहीं कर रहे जी नहीं कर रहे थे, बल्कि उस तो कमेटी का भी बायकॉट किया था पीटीआई वालों ने, अच्छा पार्लिमानी कमेटी का। जी, और यहाँ भी बायकॉट हुआ ना जी जुडिशल कमीशन में। आपको बात याद आ गई है और पीटीआई वालों ने कल बायकॉट किया, वो तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन इमरान मुझे मालूम ये हुआ है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी इजलास में नहीं आ रहे। मुनीब अख्तर साहब ने बायकॉट किया था या वैसे दस्तयाब नहीं थे? यार मैंने बहुत कोशिश की है कि ये मालूम हो सके कि आखिर क्या वजह है। कोई खुदा न खास्ता कोई हेल्थ बाज़ुकात होता है ना, कोई हेल्थ इशू है या बैरून मुल्क जज हो या कोई और इशू हो, इवन बैरून मुल्क भी हो तो थ्रू वीडियो लिंक जूम के ज़रिए कहीं ना कहीं तो शमूलियत हो जाती है। लेकिन जस्टिस मुनीब साहब नहीं आ रहे जनाब इजलास में, मालूम नहीं हो सका क्यों नहीं। ये 26वीं तरमीम का जिक्र हो गया जी। अब 26वीं और 27वीं आनी तरमीम को लेके बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि देखें अदलिया जो है वो बेअख्तियार कर दी गई, अदलिया के पास अख्तियार नहीं। अगर हम स्टैट निकाल कर देखें 26वीं आनी तरमीम और 27वीं आनी तरमीम के बाद, तो जांज़ेब अब्बासी साहब स्टैट ये बताते हैं कि दिसंबर 2024 में जो पाकिस्तान की अदलिया में मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट की भी अगर हम बात कर लें तो 57,000 केसेस पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में थे, और जो अपना दिसंबर 2024 की हम बात कर रहे हैं, और जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर 3,17,000 केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा थे, और जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पर 22 लाख से ऊपर मुकम्मल तौर पे केसेस जो है वो बन जाते थे। ये नहीं मैं फैक्ट्स मैंने गलत बता दिए, अभी बताता हूँ, दोबारा करेक्ट कर देता हूँ। तो जो 57,000 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में थे, हाई कोर्ट्स में 3,48,000 थे, और जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं माथे तदलिया है वहाँ पर 19,55,000 केसेस जो है वो पेंडिंग थे। अब 26वीं और 27वीं आनी तरमीम के बाद, क्योंकि उससे पहले तो सियासी केसेस यहाँ पे लगते थे और सियासी केसेस की इतनी हलचल हुआ करती थी कि ये जो आम साइलिन थे उनके केसेस दब जाते थे, उन पर उनकी बारी नहीं आती थी, उस पर फोकस नहीं हो पाता था, बल्कि पूरा का पूरा स्टाफ जो है उन्हीं केसेस पे लगा रहता था। अब आप देखें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना 26वीं आनी तरमीम के ज़रिए, फिर FCC बन गई। इस वक्त जो है आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है वो 33,000 है सिर्फ, उसमें 22,000 केसेस जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, तो 2-2,500 का यहाँ पे बैकलॉग जो है वो कमी आई है। हाई कोर्ट्स में 3,48,000 थे, दिसंबर 2025 के दादोशुमार के मुताबिक 30,000 की कमी हुई है, 3,17,000 केसेस पेंडिंग हैं अब हाई कोर्ट्स में। इसी तरीके से जो लोअर जुडिशरी है जहाँ पर पहले दिसंबर 2024 में 19,55,000 केसेस पेंडिंग थे, आज वो 19 लाख सिर्फ 4,000 केसेस पेंडिंग है, 50,000 का यहाँ पे फ़र्क पड़ा है। मजमूई तौर पे यानी अगर हम देखें पूरी अदलिया की बात करें दिसंबर 2024 की, तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो थे वो 23,62,000 से ज़्यादा थे। ठीक है। आज जो दिसंबर 2025 का फिगर है, एक साल के बाद, अभी नई जो जून तक की रिपोर्ट है वो शाया होनी है, तो वो हैं 22,22,042 केसेस, तो 1,40,000 का ये फ़र्क है। तो आम साइलिन को, आम जिन लोगों के मुकदमात नहीं सुने जाते थे उनको तो फ़ायदा हुआ इन स्टैट के मुताबिक। अब हकीकत क्या है आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप अपने आंखों से क्या देखते हैं कि लोगों को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं, आम लोगों के मुकदमात लग रहे हैं कि नहीं, आप इसमें। अच्छा इमरान, एक चीज़ जो हमेशा डिस्कस होती है और इस मामले के ऊपर हमारी गुफ्तगू खासी तवील हो गई है, वो ये होती है कि गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी भी होती है। तो इसकी हौसला शिकनी के लिए ये बात हमेशा की जाती रहेगी कि कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कोई स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, ये भी एक पहलू है। फिर उसके बाद जब केसेस फॉर हियरिंग फ़िक्स होते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं जिसमें साइलिन जो है वो दुनिया से कूच कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब केसेस लगना शुरू हुए तो फिर जो फ्लॉज़ हैं, जो खामियां हैं, वो फिर मंजराम के ऊपर आती हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज़ मैं और आप जब जो शरीयत बेंच है उसमें बैठे हुए थे, 2 केसेस ऐसे थे जो फिक्स हुए, तो पता लगा जी वो लोग पहले ही उनका इंतकाल हो चुका। तो एटलीस्ट जब केसेस पर लगना शुरू होते हैं तो फिर पेंडिंग होती चीज़ें चलती हैं। पेंडेंसी में कमी आई है जुडिशल रिफॉर्म्स की वजह से, और उसमें एक फैक्टर जो एक डिजिटाइजेशन की गई है स्टेट के हवाले से, उससे भी जो है बहुत सारी चीज़ें, यानी 2015 के जो केसेस नहीं लग रहे थे या पुराने क्रॉनिक केसेस नहीं लग रहे थे वो लगे भी हैं और उनको डिसाइड भी कर दिया गया है।
तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।